नमस्कार, राष्ट्र खबर के खास प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है। मैं प्रज्ञा झा। आप जैसे आसपास की सारी चीज़ें देख ही रहे होंगे, अभी हम लोग जयपुर में मौजूद हैं और यहाँ पर एक हेल्थ फेयर लगा हुआ है जहाँ पर जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी बीमारियों के एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं अपनी अपनी राय देने के लिए। और यहाँ पर हम आपको इस पूरी रिपोर्ट में आगे एक चर्चा दिखाएंगे जिसमें दो डायबिटीज़ के एक्सपर्ट्स जो हैं आपस में ये कह रहे हैं। एक का ये दावा है कि डायबिटीज़ होती ही नहीं है, किसी भी इंसान को डायबिटीज़ है ही नहीं। भारत में 90% लोगों को डायबिटीज़ नहीं है, वो बिना डायबिटीज़ के इंसुलिन ले रहे हैं या फिर अधूरी जाँच करा रहे हैं। वहीं पर दूसरे जो एक्सपर्ट हैं वो उनका ये कहना है कि भारत में तो हर 11 में से किसी एक व्यक्ति को डायबिटीज़ है। सो ये कहना कहाँ तक लाजमी है कि डायबिटीज़ जैसी कोई चीज़ है नहीं। आपको जानकारी देते हैं कि आखिर जो दोनों एक्सपर्ट्स के बीच में चर्चा हुई है उसका कंक्लूजन क्या है। और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन पूरी वीडियो देखिए जिससे कि आपको जानकारी मिलेगी कि दोनों ही डॉक्टर्स के बीच में, दोनों ही एक्सपर्ट्स के बीच में आखिर क्या बातें हुई और दोनों ही एक्सपर्ट्स आखिर कैसे एक दूसरे से ही विरोधाभास जता रहे हैं। तो उसके लिए एक तेल हमारे भारत में बनता है जिसको अल्फा कार्डियो डी राइस ब्रान चावल का तेल बोला जाता है। अगर शुगर बढ़ जाता है ब्लड में तो मैं और चीजें छोड़कर ये आपने जो बताया वाला तेल शुरू करूं। सबसे तेल ने सबसे पहले चेंज करना चाहिए। डायबिटीज बीमारी नहीं है एवरी, लेकिन अगर डायबिटीज हो गई और आप ये सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, तेल बदल दीजिए सही हो जाएगा, तो आई एम सॉरी, आप अपने शरीर को जोखिम में डाल दें। राइस ब्रान ऑयल या किसी भी तरह का ऐसा आज की तारीख में कोई भी तेल या ऑयल मौजूद नहीं है। अच्छा, आज हमारे बीच में डॉक्टर एस कुमार साहब हैं। वो ये मानते हैं कि हमें मधुमेह का या डायबिटीज का एक नए डेफिनेशन देनी। क्या ये बीमारी है, वाकई बीमारी है या नहीं है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में प्राइवेट नर्सिंग डॉक्टर्स एंड नर्सेज एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर विजय कपूर साहब विराजे हुए हैं। 3 दशक से ज़्यादा का आपका अनुभव है, 4 दशक का लगभग, जो कि ये डायबिटीज़ को ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं और इसे एक लाइफस्टाइल डिजीज माना जाता है। तो आज हमारे पूरे चर्चा का फोकस, पूरे चर्चा का बिंदु यही रहेगा कि हम में से कोई भी जना जिसे हम चीनी की बीमारी, शुगर की बीमारी, मधुमेह, डायबिटीज़ कहते हैं, उससे ग्रसित नहीं रहे। क्या हम सब इसके लिए तैयार हैं? जोरदार तालियां आपके लिए। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न डॉक्टर एस कुमार साहब से है। आपको दुनिया में सभी लोग जानते हैं, हजारों नहीं लाखों लोगों को इन्होंने ये समझाया कि जिसे लोग शुगर की बीमारी कहते हैं वो बीमारी तो है ही नहीं। 3 लाख 4 लाख लोग तो बहुत आम बात है जो इनके YouTube पे इनको देखते हैं, लाइक्स हैं। मैंने खुद बहुत सारी चीज़ें देखी इसके बारे में और मैंने सोचा डॉक्टर साहब से बात करना शुरू करूं। तो मैं सबसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ कि जिस डायबिटीज़ को हम एक लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं उसको आप तो कहते हैं बीमारी ही नहीं है, लाइफस्टाइल डिजीज़ तो छोड़ो, कैसे भी डिजीज़ ही नहीं है। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके अनुसार डायबिटीज़ की डेफिनेशन फिर क्या है? नमस्कार आप सभी लोगों को जो इस तपती दोपहर में आप लोग आए हैं और समय दे रहे हैं मुझे सुनने के लिए, इसलिए आपका मैं तहे दिल से आदर करता हूँ। कुछ सवाल जो डॉक्टर साहब ने पूछे हैं बहुत चुनिंदा है और हर किसी के लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ है। आज जब डायबिटीज़ की बात होती है तो हर आदमी भयभीत है, उसके होने वाले दुष्परिणामों से व्यतीत है।
अभी जो इन्होंने सवाल पूछा है कि मेरी परिभाषा क्या है, तो मैं नहीं हूँ, मैं डॉक्टर कुमार नहीं हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। मुझे जो पढ़ने में जब समझ में आया कि साइंस और मेडिकल साइंस ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। साइंस हैज गॉट अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, और मेडिकल साइंस एक अलग रास्ते से सोचता है। और यहाँ पे अगर मैं फिर से थोड़ा सा अगर पर्सनलाइज लेवल पे चलूँ तो वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग इंसान हैं, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हम हर चीज में बदलाव देख रहे हैं, प्रकृति में बदलाव देख रहे हैं, हमारे रहन सहन में बदलाव देख रहे हैं, हर चीज में बदलाव देख रहे हैं। लेकिन जब हमारे सोचने का ढंग नहीं परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हम एक स्टिग्मा से जुड़ गए हैं। जो चीज आज से 100 साल पहले बोली गई थी, उसी 100 साल की परंपरा को हम निभाते चले आ रहे हैं। 1921 से शुरुआत होती है इंसुलिन की, उसके पहले कोई विकल्प नहीं हुआ करता था। जब इंसुलिन का निजात हुई, उसके बाद में डायबिटिक 1 आया, कुछ सालों के बाद में डायबिटिक 2 आ गया, डायबिटिक 1 के बाद डायबिटिक 2 आ गया। तो परिभाषा क्या है? यहाँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले किसी की शुगर बढ़ती है और वो किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहला सवाल ये होता है कि आपके परिवार में किसी को मधुमेह या डायबिटीज है? तो क्या आप लोग पहले से क्योंकि फैमिली में किसी न किसी को होता ही है, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं। सेकंड होता है कि आपकी शुगर बढ़ी हुई है, आपको डायबिटीज हो गई है और आपको लाइफ लॉन्ग टैबलेट्स लेना है, ये भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में डल गया। तीसरा, ये जिंदगी में कभी ठीक नहीं हो सकती है, ये परिभाषाएं होती है और एक सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। मैं डॉक्टर कपूर जी से पूछना चाहूँगा, आंसर सही है ना जो मैं बोल रहा हूँ? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं एक डायबिटिक पेशेंट रही हूँ और मैंने ये सब बातें अपने परिवार में मेरे हस्बैंड से भी सुनी है। डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड के कॉलीग बैचमेट रहे हैं, हम सब लोग यही सुनते सुनते बड़े हुए हैं। जी है ना। विडम्बना तो सर ये है कि हर घर में हर जना डॉक्टर ही बन जाता है। अरे तुमने गुलाब जामुन कैसे खा लिया, तुम आइसक्रीम खा रही हो, तुम्हें ये क्या गड़बड़ है, तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं है क्या? अरे तुम्हारा शुगर कितना था सुबह? अच्छा HbA1c करा लिया, 3 महीने हो गए, कितना आया? ओहो ये 6 के ऊपर नंबर ठीक नहीं है। सर ये स्ट्रेस में कैसे जिए कोई? जी हाँ, अभी आपको सोल्यूशन देता हूँ। आदरणीय डॉक्टर कुमार कपूर जी से अगर इजाजत चाहो तो एक सवाल पूछ लो बेटा। डॉक्टर साहब वो कितने साल से दवाइयाँ ले रही? सर हो गए होंगे 8-10 साल, पर पिछले 4 साल में मेरा रिवर्सल हो गया सर। आज की तारीख में मैं नो मेडिसिन एंड नो मेडिसिन। वेरी गुड। डॉक्टर साहब के लिए तालियां हो जाए एग्जाम के, ताकि लोगों को इनसे इंस्पिरेशन मिले। कैसे किया आपने? सर ये क्या हो गया कि जब कोरोना शुरू हुआ ना, मैं थोड़ा ज्यादा YouTube देखती थी। आपको भी मैंने देखा, एक पुणे के डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी थे, उन्होंने कहा कि साहब आप ऐसा करो, थोड़ा खान पान में बदलाव लाओ, थोड़ा एक्सरसाइज ऐसे ऐसे करो। तो मेरे हस्बैंड ने बोला अगर इसके हिसाब से चलना है तो हमारी दवाइयाँ लेने से ये बहुत बेहतर है। और मैंने लगभग 6-8 महीने फॉलो करा। मेरा जो HbA1c 11.6 होता था, आज 5.4 है, मैंने परसों ही कराया सर। तो वो प्रक्रिया एक रही। बाकी जो आपसे मैंने सीखा और समझना चाहती हूँ, जो टेस्ट आप कराते हैं वो क्यों नहीं कराते हैं, ये भी मैं जानना चाहूंगी, वो भी दिखाई। मेरा सवाल आप लोगों से एक रहेगा कि आपने ऐसा कोई पेशेंट देखा जिसका टाइफाइड हुआ और ठीक नहीं हुआ हो? ठीक होते हैं ना टाइफाइड के पेशेंट। मलेरिया ठीक होता है, टीबी 6 महीने में खत्म हो जाती, पोलियो जड़ से गायब हो गया। जब इतनी सारी चीजें ठीक हो सकती तो डायबिटीज के बारे में भाई हमारी दुश्मनी क्यों है? हम तो कहते हैं बाय 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड।
आज हाईएस्ट जो लोग हैं हमारे घर में, हर परिवार में कोई ना कोई उससे ग्रसित है। तो यहाँ पे जो मेरी बात सुन रहे हैं या डॉक्टर कपूर जी से मैं माफ़ी चाहूँगा, नहीं, माफ़ी मांगना जरूरी है। शायद मेरे कुछ शब्द किसी के दिल में लग जाए और बुरा ना लगे, इसे सब लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे क्योंकि इतने विद्वान सर हैं और जिनके अंडर में इन्होंने ट्रेनिंग ली है, शिंडालिया जी एक नामवंत पूरे विश्व के ऐसे डॉक्टर हैं जिनके अंदर मैंने ट्रेनिंग ली है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे मेडिकल साइंस बोलता है कि खून में बढ़ी हुई शुगर, इसमें फास्टिंग शुगर, पोस्ट मील शुगर और दोनों का जो समझ लेते हैं, इसमें HbA1c बोलते हैं, ये अगर आपका बढ़ा हुआ है तो आपको डायबिटीज हुआ है। सही है या गलत है? बस यही सही है। यही सुना आप लोगों ने? किन लोगों ने सुना? हाथ उठाए। करीब करीब सभी लोगों ने सुना। यही थोड़ा सा विरोधाभास है कि विडंबना है। मैं शायद एकमेव इंसान होगा इस पृथ्वी पे जो कह रहा है कि खून में बढ़ी हुई शुगर, फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c को डायबिटीज न समझे। बहुत बड़ी विडंबना है। सही है ना? सर आपने जो कहा वो तो बहुत ही बड़ा डिबेट है। ये जो टीवी चैनल पे मैं डिबेट पॉलिटिकल देखती हूँ, उससे भी ज्यादा बड़ा डिबेट मुझे लग रहा है। तो मैं डॉक्टर कपूर के जरूर व्यूज लेने वाली हूँ। ये तीनों चीजें अगर गड़बड़ है और हम कह रहे हैं कि डायबिटीज है ही नहीं, तो सर ये कैसे संभव? चलिए तो मैं बताता हूँ इसके बारे में। कि देखिए, सबसे पहले जब पेशेंट्स हमारे पास आता है किसी भी डॉक्टर के पास, तो सबसे पहले वो बोलता है कि भाई आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है। सही है? हाँ, इंसुलिन नहीं बन रही है। दूसरा, आपका पेंक्रियास काम नहीं कर रहा है। जी जी भाई आपने डॉक्टर ने बोला, हमने सुन लिया। हाँ, लेकिन जब आपको टेम्परेचर आता है तो सबसे पहले एक टेम्परेचर देखने के बाद में आपको टेस्ट करानी पड़ती है कि वो बुखार टाइफाइड का है, मलेरिया का है या टीबी का है। दूसरी टेस्ट और स्पेसिफिक एंटीबायोटिक देके स्टिपुलेटेड टाइम में उसकी टीबी खत्म हो जाती है, टाइफाइड का अलग होता है, मलेरिया खत्म हो जाता है। सर दोबारा हमारा यही बात सामने आ रही है। हर बीमारी का हम यहाँ नाम ले रहे हैं और उसका इलाज है, ठीक होता है। डायबिटीज की बात करते हैं तो कहते हैं ये इसके साथ तो जीना ही पड़ेगा, ये तो आपके साथ ही जाएगी। सर प्लीज करें। तो देखिए, हमने बिना टेस्ट किए मान लिया। आपने डॉक्टर साहब, ठीक, क्या आपने किसी तीसरे टेस्ट का नाम सुना है? सर मैंने तो सुना है लेकिन मैंने कराया कभी नहीं। हाल ही में जब आपके मैं कुछ YouTube चैनल्स देख रही थी तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि ये सी पेप्टाइड कुछ होता है और ये बीटा सेल्स वगैरह का जिंदा मरे क्या कहानी है। तो वो बहुत जोर से हंसे, कहते हम पढ़ते तो ये सब है लेकिन इसके बारे में कोई टेस्ट कराते नहीं। बस यही विरोधाभास है। हमारे यहाँ जो 3 प्रचलित टेस्ट हैं, फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c, ये डायबिटीज की अधूरी जांचें हैं। फिर पूरी क्या है? जब अगर हमें बोला जाता है कि हमारे बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही, तो उसके लिए कुछ एडिशनल टेस्ट है जिसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। जैसे आप फास्टिंग शुगर देखते हैं, वैसे ही आपको ब्लड में आपकी फास्टिंग सीरम इंसुलिन देखा जाता है कि आपकी बॉडी में कितनी इंसुलिन बन रही है। फर्स्ट। सेकेंड, उसमें देखा जाता है एक सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड एक ऐसी चीज है, जब हमारे बॉडी में इंसुलिन बनती है उसको हम प्रो इंसुलिन बोलते हैं, वो नॉन एक्टिव होता है। लेकिन जब उसको एक्टिव करना हो तो वो उसकी जो चेन होती है भी ब्रेक होती है और सी पेप्टाइड जो है आपके ब्लड में पाया जाता है। अगर सी पेप्टाइड 0.8 के ऊपर है तो आपके बॉडी में इंसुलिन अच्छी तरह से बन रही है। तीसरा, होमा इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर
कितने पैंक्रियाटिक सेल जो है उसमें कितने बीटा सेल की कितने परसेंटेज है और उसकी कार्य क्षमता कितनी है, ये अगर देखा जाए तो आज भारत में मेरे 50 से ज़्यादा सेंटर्स हैं। मुझे खुद 45 साल इस लाइन में हो गए, लेकिन डाइट और न्यूट्रिशन में मैंने 2008 से पदार्पण किया है और आज 50 सेंटर होने के बावजूद आज तक मेरे यहाँ रोज 40-50 पेशेंट होते हैं, 10-12 पेशेंट 10-5-4 ये नए होते हैं। मैंने आज तक मेरे सेंटर पे डायबिटीज पेशेंट को नहीं पाया जो सालों से इंसुलिन ले रहे थे या तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट ले रहे थे। तो फिर शुगर बढ़ी क्यों है? हमको फिर नेचर की तरफ से जाना पड़ेगा। देखिए, इसको समझने के लिए जब बरसात जब होती है तो वो नेचर है। मुझे बताइए, अगर ऊपर से बरसात गिर रही है तो आप बरसात को रोक सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन अगर बरसात नीचे जमा हो जाए पानी, तो जो एग्जिट पॉइंट होता है वहाँ पे थोड़ा सा आप कचरा निकाल दीजिए, पानी सब बह जाता है। ये नेचर है, वहाँ पे नेचर नीचे आके कुछ नहीं करने वाला। वैसे ही शक्कर जो है, शुगर की जो बात कर रहे हैं, ये हमारा दुश्मन नहीं है दोस्तों, दुश्मन नहीं है। ये शुगर पे तो हमारी पूरी जिंदगी चल रही है, हमारे लिए फ्यूल है। वो हमारी जो एनर्जी चली, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है, उसके लिए जो फ्यूल का काम जैसे पेट्रोल गाड़ी के लिए काम करता है, वैसे हमारे शरीर में वो एक फ्यूल की तरह काम करता है, एक एनर्जी पैदा कर रहा है। तो फिर उसको दुश्मन कैसे पाए हम लोग? तो आपके वो तो बनेगी ही, लेकिन वो क्या रहा है, जितनी शुगर आपके बॉडी में बन रही है उतनी यूटिलाइज नहीं हो रही है सेलुलर लेवल के ऊपर। समझ जाइए, अगर 100 यूनिट बन रही है शुगर की तो 80 आपकी एब्जॉर्ब हो रही है, 20% नहीं हो रही है। तो क्या होगा, वो फीडबैक मारेगा और ब्लड के अंदर 100 की जगह 120 हो गई। आपने खाना खाया, फिर 150-60 हो गई, आपने इसको डायबिटीज बोल दिया। तो प्रश्न यहीं पर आता है कि अगर मेरी ब्लड में शुगर 120 के ऊपर हो गई, 140 हो गई, 180 हुई, मैंने अभी वहाँ कोने पे न पाया, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो डर जाती हूँ, ऑनलाइन से घबराहट हो जाती है। उसी बात पे आ रहा हूँ कि जो शुगर बन रही है, अगर उसका 100% इस्तेमाल होने लगे तो शायद शुगर आपको मिलेगी नहीं। तो इसका कारण है हमारे बॉडी के अंदर मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। यानी अगर हम जयपुर से लेके अजमेर तक जितनी बिल्डिंगों की अगर ईंटें इकट्ठा कर लें और मैं सोचूं कि मुझे कपूर साहब की एक बॉडी बनाना है, बना तो मैं नहीं बना पाऊंगा कि इतने सूक्ष्म है, इतने माइक्रो में होते हैं वो। और एक सेल के अंदर 10,000 इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं जो शुगर को अंदर लेते हैं। अब ये किसी कारण से वो आपकी पूरी तरह खुले नहीं है, उसमें स्वेलिंग आ गई है, जिसके कारण शुगर अंदर नहीं जा रही तो आपको बढ़ी हुई आ रही। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण बहुत सिंपल है, आपका खाने का तेल। जो भारत में कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता है। ये जो तेल हमारा घर का होता है, जब हम देखिएगा बचपन से देखते गर्म करते हैं तो उसमें धुआं आता है, हम बचपन से देख रहे हैं। लेकिन आज माई को लगता है हम तो गर्म कर रहे हैं तो धुआं ही आएगा। एक आदमी के लिए धुआं है, लेकिन मेरे जैसे साइंटिफिक साइंस के विद्यार्थी के लिए उसके अंदर इतने केमिकल है, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांस फैटी एसिड्स, एक्रिलामाइड। ये जो हम सब महिलाएं यहाँ बैठी हैं, जब भी हम सब्जी छौंकना होता है, पूरी बनाना है, कढ़ाई में तेल चढ़ाया, अरे आज तो दुयो कौन उठ्यो, इनमें तो बात आवेली रे भाई साहब, रुक जाओ ते काहे कर रहे हो, हाल ही ते तो जीरो हीरो सब पटक दियो। तो आपका कहना यह है कि भाई धुआं नहीं उठना चाहिए। ध्यान से सुनो, नहीं, धुआं उठना बहुत जरूरी है। धुआं उठावा की काहे जरूरत कौन भाई? अभी मैं आपको बता दूं, धुआं आम आदमी के लिए धुआं है, उसमें एडवांस ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट होता है। चूंकि ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं काफी साइंस की बातें करूं, लेकिन मुझे अगर ऑयल के ऊपर बोलना है तो मुझे 12 घंटे लगते हैं डाइस पे ऑयल के लिए। अगर आप तो 2 ही मिनट में टाइम ही नहीं है मेरे पास। तो बताओ, मैं ये बताना चाहूंगा, आपको ऐसा तेल चाहिए जिसको गर्म होने पे धुआं ना आए। सही बात है। तो उसके लिए एक तेल हमारे भारत में बनता है जिसको अल्फा कार्डियो डी राइस ब्रान चावल का तेल बोला जाता है। तो सर, जो लोग सदियों से सरसों का तेल खा रहे हैं वो क्या करें?
नहीं, अभी करना तो उनको चेंज होना पड़ेगा। मैंने बोला परिवर्तन नियति का नियम है, आपको परिवर्तन करना अगर पड़ेगा। मेरा शुगर बढ़ जाता है ब्लड में तो मैं और चीजें छोड़कर ये आपने जो बताया वाला तेल शुरू करूं। सबसे तेल ने सबसे पहले चेंज करना चाहिए, ताकि जो कोशिकाएं हैं उनके ऊपर की जो परत बैठी है उसका एंट्री पॉइंट बंद हो जाए, रास्ता खुले, बोले तो शुगर अपने आप जाएगी, उसको ढकने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बिना रिपोर्ट निकाल के ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट लेते हैं जो इंसुलिन बनाने के लिए होती है। इंसुलिन बनती है तो 1 इंसुलिन + 1 = 2 कॉजिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस। हमारे मेडिकल फील्ड में इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत बातें होती है, बहुत करते हैं, लेकिन उसके ऊपर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आपका विकल्प आपकी किचन में है, दवाइयों में नहीं है, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर डॉक्टर कपूर थे, सर आपने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोली, हमने अभी क्या सुना, विकल्प कहाँ है हमारी रसोई में और हम ढूंढते हैं विकल्प डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ये विरोधाभास को कैसे एड्रेस किया जाए? क्या मतलब मैं तो आऊंगी आपके पास में, आती हूँ परिवार के रूप में, मेरे पति के बैचमेट के रूप में, और ये सारे लोग जो डॉक्टर के पास जाते हैं वो आप कह रहे तेल ठीक से खा लो और अपना शुगर का चिंता मत करो, डायबिटीज तो है ही नहीं, तो कैसे कहेंगे सर इस बात पर? जैसे सर ने मेरे से माफी मांगी थी, मैं भी सर से माफी मांगते हुए अपनी बात रखूंगा, दो बंदा तालियां हो जाए इस बात पे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली काफी कुछ बातें आपने ठीक कही, सही कही, लेकिन कुछ बातें मैं जो मानता हूं, जो मेरी सोच है वो मेरी सोच से मैच नहीं करती। डायबिटीज बीमारी नहीं है, एवरी डायबिटीज लाइफ स्टाइल से रिलेटेड एक डिसऑर्डर, जिसमें हमारी जो रूटीन दिनचर्या है उस पर डिपेंड करता है कि हमें डायबिटीज होगी कि नहीं होगी। लेकिन अगर डायबिटीज हो गई और आप ये सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, तेल बदल लीजिए सही हो जाएगा, तो आई एम सॉरी, आप अपने शरीर पर धोखे में डाल दें। डायबिटीज है, आपकी फास्टिंग शुगर लेवल्स 100 से 120 से ऊपर है, आने के बाद की शुगर 140 से ऊपर है, तो 140 और 200 के बीच में है, तो उसको हम बोलते हैं इन्फेयर ग्लूकोज टॉलरेंस पोटेंशियल। जो डायबिटीज से पहले की स्थिति होती है, प्री डायबिटीज जिसे बोलते हैं, ये स्थिति ऐसी होती है जिसको हम इजीली, जैसे मैडम ने बताया, रिवर्स कर सकते हैं। 140 से 200 के बीच में आपके ब्लड शुगर है तो बहुत अच्छी चांसेस है कि बिना किसी दवा, बिना किसी मेडिकेशन के आप उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं, 120-100 के नीचे ला सको। ये प्री डायबिटीज होती है, नॉर्मल और डायबिटीज के बीच की कंडीशन, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्सल कर सकते हैं। अगर 200 के ऊपर आपकी रैंडम खाने के बाद की शुगर है, दैट इज फ्रैंक डायबिटीज, यानी आपकी डायबिटीज है। अब डायबिटीज जैसे सर ने कहा टाइप 1 एंड टाइप 2, वो ठीक है, टाइप 1 के कारण अलग है, टाइप 2 के कारण अलग है। मैं यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज में फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि टाइप 2 डायबिटीज जो है वो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। तो 200 के ऊपर की जो शुगर है उसमें आपको ज्यादातर केसेस में मेडिकेशन, दवा की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि दवा यूज करते हुए आपकी शुगर कम हो और दवा बंद हो जाए, लेकिन ज्यादातर केसेस में दवा की आवश्यकता पड़ती है, कई केसेस में लाइफ लॉन्ग भी देना पड़ता है। मैडम ने बोला कि डायबिटीज रिवर्स हो गई, यस डायबिटीज कैन बी रिवर्स्ड, लेकिन इसमें एक पेच है, इफ होती है टर्म रिवर्सल, एक टर्म है रेमिशन। रिवर्सल का मतलब कि आपकी डायबिटीज हमेशा के लिए परमानेंटली खत्म हो गई। आपके डायबिटीज थी 200 से ऊपर शुगर थी, एचपी लेवल से आपका 11 था, 5.5 आ गया, तो आपकी डायबिटीज रिवर्स हो गई। रिवर्स मींस यू आर फ्री ऑफ डायबिटीज फॉर एवर। दिस इज अ मिसनोमर। अच्छा है आपकी शुगर लेवल्स नॉर्मल है, आई वुड से आप रेमिशन में है, डायबिटीज के रिवर्सल में नहीं है, you are in the remission phase. There is a possibility and 98% of cases में जब डायबिटीज नॉर्मल होती है, दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसे रेमिशन बोलते हैं, वो रेमिशन होता है। रिवर्सल हो सकता है in 2% of the cases. You would be very fortunate आप अगर उन 2% केसेस के रिवर्सल वाली कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए काफी मेहनत करती हो, वापस पे अपने पुराने लाइफ स्टाइल पे नहीं जाती हो। मेरा जॉब काफी फिडेंटी है,
हर 1 घंटे बाद मैं वॉक करती हूँ, कम से कम 10-20 टाइम्स चढ़ती हूँ, उतरती हूँ, 20 मिनट्स वॉक कभी मिस नहीं करती हूँ। और आज सबसे डांस भी जा रही हूँ। वेरी गुड। अब आपने जो फिजिकल एक्टिविटी की बात की, डायबिटीज अगर आपको रिवर्स या रिमिशन में करनी है, दवाइयाँ नहीं लेनी है, डायबिटीज को ठीक करने के 3 वो साधन है। नंबर 1 फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज, शरीर को हिलाना डुलाना। नंबर 2 डाइट का मॉडिफिकेशन। एंड नंबर 3 इज मेडिकेशंस और दवाइयाँ। आप पहले 2 चीजों से आपकी डायबिटीज को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी यानी आपको दिन में कम से कम 45 मिनट चलना है। चलना वो नहीं, ये तो होता है टहलना, स्ट्रॉल आप टहल रहे हैं, वो नहीं। ब्रिस्क वॉक करना है, तेज कदमों से आपको चलना है 45 मिनट तक। ये टर्न आउट होता है अप्रोक्सीमेटली दिन भर में 10,000 कदम आपको चलना चाहिए, 10,000 स्टेप्स पर डे। अगर आप चाहते हैं कि 10,000 कदम ना चल के हम कम चले, तो आप 3 से 4,000 कदम भी डेली के अगर चल सकते हैं तेजी से। ब्रिस्क वॉकिंग सिर्फ स्टेप्स, तेज आप 3 से 4,000 कदम भी चलते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू 10,000 स्लो स्टेप्स। 10,000 कदम आपको चलना है, 45 मिनट आपको डेली वॉक करना है। डाइट में आपको ये देखना है, जैसे आई अग्री करते कि 2 कैलोरीज आप ले रहे हैं खाने के पूर्व, जो सुगर आप खा रहे हैं इतनी आप उसको बर्न भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो फिजिकल एक्टिविटीज होगा। जो खाओ बंदे पचाओ भाई निशा, बैठा बैठा तो कौन हो गया भाई साहब। और आपकी डाइट में 60% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 25% प्रोटीन होना चाहिए और बाकी फैट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट सुगंध होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स वो होने चाहिए जो प्योर सुगर नहीं है, फ्रक्टोज सपोज ना होके इतनी तरह के सुगर प्रोटीन वो आ रहा है। आपको मोटा अनाज खाना चाहिए, आपको पल्सेस खाने चाहिए, ग्रेन्स खाने चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि डायबिटीज में फल या फ्रूट नहीं खा सकते तो फ्लू मीठे होते। आप डायबिटीज में सारे फल खा सकते हैं, मौसम से जितने भी फल है सब खा सकते हैं, पर फलों का रस वो नहीं रहता है। वो जो आपके लिए डायबिटिक पेशेंट के लिए जहर है, क्योंकि वो इज प्योर शुगर, सिंपल शुगर, फ्रक्टोज नहीं, ग्लूकोज है। फल फ्रूट आप वैसे लीजिए, सारी वेजिटेबल्स लीजिए, बीट एंड बाकी ग्रेन सारे लीजिए। हेल्दी डाइट होनी चाहिए। तेल का बहुत बड़ा रोल है। ऑयल आपका, आज की तारीख में एक भी सर ने राइस ब्रांड ऑयल की बात की, राइस ब्रांड ऑयल या किसी भी तरह का ऐसा आज की तारीख में कोई भी तेल या ऑयल मौजूद नहीं है जिसको आइडियल कह सकते हैं कि हाँ आप ये तेल लेंगे तो ये 100% बढ़िया है। इस तरह आपको किसी तेल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर तेल में पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड हो रहा है। जिस तेल में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होंगे वो बेहतर है, जिसमें सैचुरेटेड फैट्स होंगे वो खराब है। लेकिन ऐसा कोई भी आइडियल तेल नहीं है कि आप मैं बता दूं कि ये तेल ये सबसे बढ़िया है। इसका थोड़ा तरीका ये है, आप हर थोड़े दिन में तेल अपना बदलते रहें, चेंज करते रहें। आप राइस ब्रांड ऑयल भी लीजिए, आप सरसों का तेल भी लीजिए, सनफ्लावर ऑयल भी लीजिए, तेल को बदलते रहें, क्योंकि हर तेल में फायदे भी है और नुकसान भी है। तो जब आप तेल को बदलेंगे तो उसका फायदे आपको मिलेंगे और नुकसान कम होंगे। तो तेल बदलते रहिए, डाइट को आप कंट्रोल रखिए, और उसके बाद में अगर शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होती देन देयर इज द होगा, फिर आपको दवाइयों की आवश्यकता हो। दवाइयों में गोलियां भी है और औषध भी है। थैंक यू डॉक्टर, आपके दोनों लोगों ने मिलकर जो हमको बातें बताए, जोरदार तालियां इसके लिए। मुझे वहां से इंडिकेशन आ रहा है आप सभी लोगों ने गदर सिस्टर देखी होगी, उसमें एक उत्कर्ष शर्मा जो पहले होता था बड़ा हो गए, वो सर शर्मा जी पधार चुके और सबकी लाइमलाइट उधर ही जाती नजर आ रहे हैं। फिर भी आप में से कोई कुछ सवाल पूछना चाहते तो आपके सवाल के साथ हमें तो कार्यक्रम को कंक्लूजन की तरफ ले जाएंगे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे बिफोर वी टेस्ट? डॉक्टर साहब से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन जहाँ जो मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ, अगर बॉडी की जब टेस्ट करें तो सब में इंसुलिन एक्स्ट्रा पाया जाता है, दैट इज कॉजिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन जब तक आप सेंसिटाइज नहीं, तो सेंसिटाइजर्स आर अवेलेबल,
जो आप देखे उसको अल्फा लिपोलिक एसिड है, इनोसिडियोल है, इससे अगर इंसुलिन रजिस्टर सेंसिटाइज हो गया तो शुगर अपने आप कम होती है। अब मैं तो प्रैक्टिकली कर रहा हूँ जो है। और जहाँ ऑयल की बात आई तो स्मोक पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर राइस ब्रान ऑयल को गर्म करेंगे तो उसमें आपको धुआं कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं 20 साल से उस प्रोडक्ट पे रिसर्च करके मैं काम कर रहा हूँ। तो बात सबकी अपनी अपनी जगह सही है। इसके अलावा और किस चीज का ध्यान रखें? लीजिए, सबसे पहले 5 चीजें आपको ध्यान रखना है। आप रेगुलर जो चाय लेते हैं उसकी जगह आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। दूसरा, दूध और दूध से बनी हुई चीजों का आपको कंट्रोल करना है, बहुत मिनिमाइज करें। तीसरा, रेगुलर जो फ्रूट्स सर ने बोला है वैसे उसको 20% लगे 80% ड्राई फ्रूट्स में कन्वर्ट करें। रोटी जो है आपकी वो जौ की रोटी, जो यहाँ का स्टेपल फूड माना जाता है, जौ की रोटी और उसमें चना डाल के इसकी रोटी खाएं। गेहूं, जी हाँ, गेहूं को अवॉइड करें। और जो चावल है, अभी यहाँ तो शायद राजस्थान में खाने की परंपरा बहुत कम है, लेकिन अगर किसी को खाना है तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के चावल अभी अवेलेबल है, वो आदमी कितना भी खा सकता है। सब्जियों की क्वांटिटी डबल कर दें। हम इस सत्र को कंक्लूड करेंगे। लोग बाग चलकर मेरे पास आ गए, बोल रहे माइक दे दो, अब हो गया कार्यक्रम। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि कौन से टेस्ट और कराने चाहिए? डॉक्टर साहब कह रहे हैं रिपोर्ट्स के बिना ये बात नहीं करेंगे, तो डॉक्टर साहब वो तीनों टेस्ट जल्दी से आप बता दें। जी हाँ, देखिए, जो आपको रेगुलर टेस्ट है उसके अलावा एक है फास्टिंग सीरम इंसुलिन। आपके बॉडी में कितनी इंसुलिन बन रही है इसका टेस्ट होता है। तीसरा, होमा आईआर, जिसके अंदर आपके बॉडी के अंदर कितने बीटा सेल हैं और उसकी कार्य क्षमता कितनी है, सेंसिटिविटी। और तीसरा, सी पेप्टाइड, आपके बॉडी के अंदर सी पेप्टाइड कितना, सी पेप्टाइड डिनोट करता है कि आपको बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रही है। थैंक यू सो मच सर। एनी लास्ट वर्ड फ्रॉम यू डॉक्टर कपूर? डायबिटीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है। डायबिटीज़ अगर है तो आप डायबिटीज़ का साइंटिफिकली इलाज लीजिए। टाइप 1 डायबिटीज़ में आपको इंसुलिन लेनी पड़ेगी हर हाल में। टाइप 2 डायबिटीज़ में आप गोलियों से काम चला सकते हैं, बिना गोलियों से काम चला सकते हैं, सिर्फ डाइट मॉडिफिकेशन से काम चला सकते हैं, सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी से काम चला सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ इज curable. Type 1 diabetes is a lifelong disease. Thank you. Thank you very much sir. हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम सोसाइटी राजस्थान, एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। साथ ही डॉक्टर एस कुमार, फाउंडर चेयरमैन ऑफ अप्रोप्रिएट ग्रुप। और हम अभी पिक्चर्स भी देख रहे थे, प्रतिभा पाटिल जी से भी आप सम्मानित हो चुके हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू सो मच। और हमारी मॉडरेटर जो हमेशा सभी को बिल्कुल पर्सनल टच पे ले जाती हैं, सीडार्ट की ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर प्रमिला संजना, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भाई हमारे सामने एक बुजुर्गवार बैठे, बार बार प्रश्न पूछना चाहते हैं, प्लीज जल्दी से पूछ लीजिए ताकि हम इस सत्र को समापन के बाद समाप्त कर सकें। सर मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था, बीमारी होने का निवारण के बजाय कारण बताओ, जिससे उस कारण की जा करके बीमारी को पैदा ही नहीं होने दें। तो बीमारी हो ही ना सके। बहुत जोरदार तालियां, बहुत अच्छा प्रश्न। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी का इलाज करने से पहले उसकी रोकथाम हो जाए तो बीमारी हो ही नहीं। उसके लिए मैंने आपको यही बताया कि फिजिकली एक्टिव रहिए, अपने शरीर को हिलाते डुलाते रहिए, बैठे मत रहिए एक जगह पे, वॉक करते रहिए और अपना खाना और पीना इस तरह से रखिए कि आपकी बॉडी को डैमेज नहीं हो। आपका होल ग्रेन्स और जो भी खान पान जिस तरह से हेल्दी फूड जो होना चाहिए वो आप लीजिए, तो आपको बहुत प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि डायबिटीज नहीं होगी। डायबिटीज होने का कारण है बीटा सेल का मर जाना, या इंसुलिन का उत्पाद नहीं होना। नहीं, ऐसा नहीं है। डायबिटीज मैं फिर बोल रहा हूँ, दो तरह की ब्रॉडली होती है। टाइप 1 डायबिटीज में बीटा सेल्स नहीं होते, बीटा सेल से इंसुलिन नहीं बनती है, वो होती है टाइप 1 डायबिटीज। शरीर में इंसुलिन नहीं बन रही है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप भाग दौड़ कर लीजिए, खान पान बदल दीजिए, आपको इंसुलिन लेनी ही पड़ेगी। डायबिटीज टाइप 1 का इलाज है इंसुलिन, इंसुलिन एंड ओनली इंसुलिन। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं जैसे आपने जो सवाल किया था कि बीटा सेल अगर अच्छे हैं तो इंसुलिन बनेगी, तो उसके लिए जो टेस्ट है ये आज इस पूरे प्लेनेट पे
डॉक्टर कुमार के सिवा कोई नहीं करा रहा, सिर्फ 1% लोग जो ये टेस्ट करा रहे हैं। मैं इस क्योंकि मुझे ये डायस दिया है आप लोगों की कुछ चीज़ें बताने के लिए, तो मैं इनसे पूरा सहमत हूँ। लेकिन इन्होंने जैसा बोला कि डायबिटीज 1 में इंसुलिन बनती ही नहीं है, मेरे यहाँ छोटे छोटे बच्चे उनकी ये टेस्ट नहीं करा रहे हैं। इनमें भी इनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि इंसुलिन काम ही नहीं करती है। इसलिए टेस्ट जो है जरूर कराएं और उसके बाद में किसी भी डॉक्टर के पास जाए। मैं तो मेरे वीडियोस आज भारत में इतने फेमस है कि आज कम से 3 करोड़ से ज़्यादा व्यूअर्स हैं मेरे, और 3 लाख से लोग ज़्यादा मेरे वीडियो। तो इंडिया का ऐसा कोई कॉर्नर नहीं जहाँ पे मैं नहीं हूँ। मैं सबको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप आपके शहर के जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं उनसे मिलिए, ये रिपोर्ट निकालिए और दिखाइए कि मेरे बॉडी में तो इंसुलिन बन रही है, मेरे बीटा सेल तो अच्छे हैं, फिर मेरे को इंसुलिन क्यों? ये बेसिकली मेरा एक नथिंग है, क्योंकि मैं भारत में अकेले का नहीं है, मैं किसी को ठीक नहीं कर सकता हूँ, मेरी अपनी लिमिटेशंस है। अगर मेडिकल फील्ड इस चीज़ को भी थोड़ा सा अपने पास में ले ले तो मुझे लगता है कि घर से डायबिटीज़, हर घर से ये बिल्कुल जीरो हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही अच्छा सत्र आप दोनों के वार्तालाप से रहा और आपकी भागीदारी से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब सेंटर स्टेज पे आमंत्रित है। थैंक यू।